हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ के बारे में। जानते हैं क्या ये एग्जाम है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एज रहना चाहिए, क्या सैलरी एग्जाम आपको प्रोवाइड करता है, क्या पर्क्स प्रोवाइड करता है और कैसा एग्जाम का पैटर्न रहता है। चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले तो एक कंटेंट्स देख लेते हैं, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कौन कौन से रहते हैं, फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है आईबीपीएस एएफओ के बारे में, एज लिमिट कितना रहता है, सैलरी कैसी रहती है, सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर है या फिर पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था और क्या टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जाम की। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, कुछ सेंट्रल लेवल पे और कुछ कॉपरेटिव लेवल पे एग्जाम्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आईबीपीएस एएफओ है जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। देन आईबीपीएस आरआरबीएसओ है जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वहां पे भी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो उसकी वैकेंसी जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनके लिए रहती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे एक नाबार्ड एग्जाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पे ग्रेड ए के लिए वैकेंसी आती है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। उसके अलावा इफको एजीटी है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। उसके अलावा सीसीआई है जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा एफसीआई है जहाँ पे मैनेजर की वैकेंसी निकलती है, या एफसीआई में जो एजी3 है उसकी वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा आपका एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग है, और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के में हमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम क्या है, कैसा इसका पैटर्न रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो आईबीपीएस एएफओ है ये स्केल 1 की जॉब है और ये बैंकिंग सेक्टर में आता है, तो बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। और ये जो एएफओ होते हैं इनका काम क्या रहता है, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स क्या करते हैं, फार्मर्स के साथ में जो लोन्स हैं उनको क्रेडिट करते हैं। जैसे अगर किसी फार्मर ने एग्री बिजनेस करना है तो उसके लिए वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो फील्ड में चेक भी रखते हैं कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया था क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, काम अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा जो लोन का रीपे होना है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। जो ऑफिशियल रिपोर्टिंग है या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा काम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स का रहता है। और अगर हम बात करें कि कौन इसको कंडक्ट करवाता है, तो जो आईबीपीएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। क्योंकि स्केल 1 की जॉब है तो इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको 60 प्लस सैलरी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, जहाँ पे आप जो फार्मर्स हैं उनका वेलफेयर कर सकते हो, रूरल एरियाज में वेलफेयर कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहती है, सबसे पहले तो जो पर्सन है जिसने एग्जाम देना है वो इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 20 से लेकर 30 तक एज लिमिट रहती है, बट हाँ जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो यहाँ पे सेम रहता है। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर है, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर है, चाहे बीएससी फॉरेस्ट्री है, चाहे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे डेयरी साइंस है, चाहे हमारे पास में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, या फिर फिशरी साइंस है, फूड साइंस है, हमारे पास में एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। इस इनमें से जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स दी गई हैं ना, अगर आपकी डिग्री इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो बीएससी की है वो आपने कहाँ से की है, वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज की है या नहीं की है। आगे बात करते हैं कि क्या रिलैक्सेशन रहता है। तो देखिए, जो रिलैक्सेशन इस जॉब में रहता है कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए 5 साल। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, पर ओबीसी में एक ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर नहीं, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए हमारे पास 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन अफेक्टेड बाय राइट्स है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जिसको ये फॉलो करता है एज रिलैक्सेशन में। तो अगर आपकी उम्र देखा जाए 20 से 30 साल है और आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो देखिए, ये जो एग्जाम है 3 फेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने में आएंगी।
ये जो प्री का एग्जाम रहता है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ इस एग्जाम को पास करना है, दैट्स इट। मेरिट बनती है मेन से और इंटरव्यू से। प्री कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अब प्री में भी दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्या कि आपको प्री में जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है और जो ओवरऑल कट ऑफ है, इन दोनों को क्लियर करना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्री की, जहां पे इंग्लिश आता है, क्वांट्स आती है और रीजनिंग आती है, तो वहां पे आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को सेक्शन वाइज क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल जो इसका सम होगा उसको भी क्लियर करना पड़ेगा कट ऑफ को। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि हमें तो क्वांट अच्छे से आता है, रीजनिंग अच्छे से आती है, इंग्लिश मेरा वीक है, तो ऐसा करता हूँ क्वांट और रीजनिंग को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता हूँ और चाहे इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए तो कोई बात नहीं। नहीं, आपको तीनों की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना है सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना पड़ता है। और ये जो प्री है इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं, आपको सिर्फ प्री को क्वालिफाई करना है। आगे बात करें तो देखिए जो प्री है, प्री के लिए अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड रहता है 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 150 रहते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स जो रहते हैं वो 125 रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि मार्क्स 125 इसके कैसे हैं, तो जो इंग्लिश होता है उसके 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 और क्वांट्स के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। बट जो वेटेज होता है इंग्लिश के मार्क्स का वो हाफ वेटेज होता है। जैसे अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो वो 25 मार्क्स के होंगे। अगर हमारे पास में रीजनिंग है तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। क्वांट में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होगा कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। लेकिन इंग्लिश के केस में क्या होता है, 0.5 का 1 क्वेश्चन रहता है। तो जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, नेगेटिव मार्किंग भी अकॉर्डिंगली रहती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंग्लिश में कितनी रहेगी और बाकी सब्जेक्ट्स में कितनी रहेगी। तो अगर हम टाइम पीरियड की अब बात करें, इंग्लिश की बात कर लो, रीजनिंग की कर लो, क्वांट की बात कर लो, हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट्स रहेंगे। ये जो 120 मिनट्स की हम बात करते हैं, 40 मिनट्स के बाद सेक्शन क्लोज हो जाता है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट्स ही मिलते हैं। टोटल 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको दे रहे हैं और 150 क्वेश्चंस दे रहे हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, 125 टोटल मार्क्स रहते हैं। पेपर किस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। अब बात करते हैं कि किस टाइप के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो और भी इसका वैसे सिलेबस है, बट कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इंग्लिश में बहुत ही कॉमन, जैसे या कुछ हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, या फिर एरर को स्पॉट करना है, या ग्रामेटिकल कोई एरर है, या वो कैप के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में रहते हैं। सिनोनिम्स हैं, या फिर हमारे पास में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इस टाइप का सिलेबस इंग्लिश में रहता है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जैसे पजल्स हैं, या सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, या फिर हमारे पास में ब्लड रिलेशंस है, या डिस्टेंस एंड रिलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस का सिलेबस हमें देखने को मिलता है। और भी टॉपिक्स इसमें आते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परसेंट है, एवरेज है, या फिर टाइम एंड वर्क है, या टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इस टाइप के कॉमन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं प्री सेक्शन में। अगर हम बात करें क्वांट्स की, तो हमें क्लियर हो गया कि प्री का एग्जाम कैसा होता है, किस टाइप का सिलेबस रहता है। अब हम बात करेंगे मेंस की। तो ये जो मेंस का एग्जाम होता है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ही होता है। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में ही पूछा जाता है। और एग्रीकल्चर में भी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहते हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 60 रहते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स का रहता है। तो 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 रहता है। सिलेबस की बात करें क्या रहता है, तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में अगर कोई करंट अफेयर्स हैं, या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्कीम्स हैं, या फिर हमारे पास में हॉर्टिकल्चर है, प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है,
इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, सीड साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे मेंस के सिलेबस में कवर होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि हमारा मान लो प्री क्वालिफाई हो गया, कट ऑफ आपने क्लियर कर ली, सेक्शनल वाली भी ओवरऑल वाली भी, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब मेंस में भी आपने जो एक उनका कट ऑफ है उसको क्लियर कर लिया, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इंटरव्यू जो होता है वो 20 नंबर का होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो 60 मार्क्स का मेंस का पेपर आएगा ना, वो 80 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 60 उसको 80 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लीजिए, और जो इंटरव्यू वाले मार्क्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो आपका टोटल स्कोर है ना, आउट ऑफ 100 आपको देखने को मिलता है, और उसी के बेसिस पे आपको मेरिट के बेसिस पे बैंक्स अलॉट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपको एएफओ के लिए टारगेट करना है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा कि हमें प्री को क्वालिफाई करना है। अब प्री को क्वालिफाई करने की जब हम बात करते हैं, तो आपको यही नहीं सोच के चलना है कि मुझे बस 2 या 3 नंबर का कट ऑफ लेना है, जितने भी नंबर का कट ऑफ मैंने सोचा है पास्ट में वो लेके चलना है और प्री क्लियर हो गया। आपको हमेशा टारगेट ज्यादा रखना चाहिए ताकि आपका प्री आराम से क्लियर हो जाए। उसके बाद जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में आप सोचो कि मुझे टॉप मोस्ट स्कोर करना है, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने, मैक्सिमम मार्क्स जितने मैं 60 में से ले सकता हूँ उतने मुझे लेने हैं, क्योंकि ये जो आपका मेंस का एग्जाम होता है और जो आपका फाइनल इंटरव्यू का स्कोर होता है ये एड ऑन होता है, और फिर 100 में से आपका जो टोटल स्कोर है उसको देखा जाता है। इसीलिए स्ट्रेटेजी आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इंटरव्यू में और मेंस में जितने हो सकते हैं उतने मार्क्स को स्कोर करना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो वैकेंसीज देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सारे बैंक्स या इसके अलावा और बैंक्स भी अपनी वैकेंसीज को देते हैं, और उसके थ्रू आईबीपीएस के थ्रू आपका एग्जाम होता है और आपको फिर बैंक अलॉटमेंट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मेरिट। अब बात करते हैं कि कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में क्या आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने 2-3 साल का कट ऑफ देखा, जस्ट 2022, 23 एंड 2024। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले का जो कट ऑफ है 5 एंड 3 के बीच में। दूसरे साल की बात करें 2023 का कट ऑफ 8 और 6 के बीच में। तीसरे साल की 2024 की बात करें तो 7.75 और 5 के बीच में कट ऑफ है अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब दूसरी बात रीजनिंग की बात करते हैं, तो देखो 3 था, 5 था, देन 2023 में 4 था, 7 था, और 2024 में 1 और 4.25 था। अब यहाँ पे बात करें तो 2022 में 3.5 और 6 था, 2023 में 6.5 और 9.5 था, 2024 में 3 और 6.5 था। तो आप देखोगे ना कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप अगर ऐसा एम करोगे ना कि मुझे तो सिर्फ इंग्लिश में 4 नंबर या 5 नंबर लेके आने और मेरा तो क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एम हमेशा ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपका ये जो प्री वाला सेक्शन है, सेक्शन वाइज भी कट ऑफ आपका क्वालिफाई हो जाए और ओवरऑल वाला भी आपका क्वालिफाई हो जाए। तो ये वाला जो है ये सेक्शन वाइज कट ऑफ है। आगे अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो 22, 23 एंड 24 की अगर हम बात करें तो जनरल सेक्शन में 51, 36, 17। अगर हम बात करते हैं फर्दर SC ST में 51, 36, 17, ST में 46, 34, 17, OBC में 51, 36, 17। ये ईयर वाइज आप देख सकते हो कि ओवरऑल कितना आपका कट ऑफ गया है। तो ये आउट ऑफ 125 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेंस का कट ऑफ कितना गया है, तो आप देखिए जो आपका 2022 था उसमें 27 एंड 22.25 गया है, 2023 में 29 एंड 27 गया है, 2024 में 17 एंड 12 के आसपास कट ऑफ गया है। आगे बात करें, अगर हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें, तो कट ऑफ आपका अगर आप देखेंगे, आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे बस कट ऑफ पास करना है, क्योंकि आपको पता है जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो वैकेंसी जितनी होती है उससे ज्यादा ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप उस कट ऑफ वाली लाइन पे रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके आपको उसका फायदा आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कट ऑफ जो जाएगा उसमें कम मार्क्स अगर आपके मेंस में हुए, तो अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा भी स्कोर कर लिया आउट ऑफ 20, तो अगर 60 में से कम मार्क्स है तो आपको अच्छा बैंक कैसे अलॉटमेंट होगा या आपको कैसे यहाँ पे जॉब सिक्योर हो पाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो मेंस है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब बात करते हैं कि टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो आप देख लीजिए कि प्री एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो है 22 नवंबर एंड 23। मेंस की बात करें तो 4 जनवरी के आसपास मेंस का एग्जाम है।
तो अभी आपके पास में भरपूर समय है जिसमें आप इसके लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी आज बताया कि AFO एग्जाम क्या है, क्या इसका पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी कैसी है और क्यों इतना बढ़िया जॉब है, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, सैलरी तो मिल ही रही है इन हैंड बहुत अच्छी। और तो इस जॉब के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।